12 घंटे बाद बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। क्या नतीजे बिल्कुल वैसे आएंगे जिसकी भविष्यवाणी एग्जिट पोल में की गई? आज तेजस्वी यादव का बर्थडे है, उन्होंने केक काटा मगर रिजल्ट पर खामोश है। नीतीश कुमार भी कुछ बोल नहीं रहे। बीजेपी के छोटे नेता तो बोले मगर बड़े नेता इंतजार कर रहे हैं। बिहार के एग्जिट पोल आ चुके हैं। आज बिहार चुनाव को नए तरीके से समझाते हैं। क्या नीतीश का किला ध्वस्त हो गया है? क्या लालू के किले तेजस्वी ने बचा लिए? क्योंकि अगर किले ध्वस्त नहीं हुए तो नतीजे वैसे नहीं होंगे जो एग्जिट पोल में दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं। बिहार में क्या नीतीश कुमार का गढ़ ढह जाएगा? क्या बीजेपी अपने गढ़ को बचाने में कामयाब रहेगी? नरेंद्र मोदी, भारत माता की। क्या बिहार में लालू का किला और मजबूत होगा? पॉलिटिकल पंडितों का कहना है कि बिहार चुनाव में इस बार बहुत कुछ बदलने वाला है। पुराने गढ़ ढहने वाले हैं, नए किले बनने वाले हैं। एग्जिट पोल भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। जमीनी हकीकत क्या है कि जानने के लिए हमने बिहार के 10 गढ़ का सैंपल टेस्ट किया। इस सैंपल सर्वे के लिए हमने 10 गढ़ चुने: नालंदा, बाढ़, सारण, वैशाली, किशनगंज, पटना, बक्सर, जमुई, हाजीपुर और मधुबनी। क्या दिग्गजों के गढ़ टूटने वाले हैं? सैंपल टेस्ट के लिए सबसे पहले चलते हैं नालंदा, जहां विधानसभा की 7 सीटें हैं। नालंदा, हरनौत, बिहार शरीफ, राजगीर, हिल्सा, इस्लामपुर और अस्थामा। चुनाव चाहे जब भी हो, उम्मीदवार चाहे जो भी हो, बिहार के पॉलिटिकल पंडितों का कहना है कि पिछले 25 साल से नालंदा की इन 7 सीटों पर अकेले नीतीश कुमार लड़ते हैं। पॉपुलर टर्म में कहें तो नालंदा नीतीश का गढ़ है। नीतीश जिधर, नालंदा की 7 सीटें उधर। नालंदा नीतीश कुमार का अपना जिला है। यहाँ के जातीय समीकरण से ही नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग का विनिंग फॉर्मूला निकलता है। मगर 2020 की चुनौती बड़ी है। एग्जिट पोल से जो अनुमान निकल कर आए हैं उससे लगता है कि बिहार में तेजस्वी की आंधी चल रही है। नीतीश कुमार अपने आखिरी चुनाव में गढ़ बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल है कि क्या नीतीश अपने ही गढ़ में घिर जाएंगे? क्या नीतीश कुमार नालंदा में हार जाएंगे? क्या गैर कुर्मी वोट नीतीश का खेल बिगाड़ देंगे? और क्या कुर्मी कुशवाहा वोट भी छिटक जाएंगे? 2005 और 2010 के चुनाव में नालंदा की 7 सीटों पर नीतीश कुमार का सिक्का चलता था। 2015 में बीजेपी से अलग होने पर भी नालंदा ने नीतीश का साथ नहीं छोड़ा। 2015 के चुनाव में नालंदा की 5 सीटों नालंदा, हरनौत, राजगीर, इस्लामपुर और अस्थामा पर जेडीयू को जीत मिली थी। एक सीट हिल्सा पर उसकी सहयोगी आरजेडी का उम्मीदवार जीता था और बिहार शरीफ की एक सीट पर बीजेपी को संतोष करना पड़ा था। नालंदा में 2020 का चुनाव अलग है। नीतीश के पार्टनर अलग हैं, जनता के मुद्दे अलग हैं और एग्जिट पोल को सच माने तो वोटर्स की प्रायोरिटी भी अलग है। नालंदा में लव कुश यानी कुर्मी कुशवाहा वोटर्स सवर्ण और वैश्य वोटरों के साथ मिलकर नीतीश को अजय बनाते हैं। लेकिन इस बार कुशवाहा वोटर थोड़े खपा खपा हैं। तेजस्वी ने नालंदा में काफ़ी जोर लगाया है और लोकल रिपोर्ट की माने तो तेजस्वी ने नीतीश कुमार के वोट बैंक में कुछ हद तक सेंध लगा दी है। नालंदा का पूरा समीकरण समझने के लिए सबसे पहले यहाँ का जातीय समीकरण समझिए। नालंदा सीट पर कुर्मी, कुशवाहा और ईबीसी वोटरों का दबदबा है। ये जातियां नीतीश कुमार के कोर वोटर हैं। जेडीयू के श्रवण कुमार यहां से लगातार 6 चुनाव जीत चुके हैं और नीतीश के लिए बिहार की सबसे सुरक्षित सीट नालंदा ही है। हरनौत सीट पर पासवान, यादव और कुर्मी वोटर सबसे ज्यादा हैं। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर इसी सीट से शुरू हुआ था। पासवान और वोटर नीतीश से अलग हैं और लड़ाई कांटे की है। बिहार शरीफ सीट पर कुर्मी वोटरों के साथ वैश्य और मुस्लिम वोट भी संख्या में हैं। स्वर्ण वोटर बीजेपी के साथ हैं। राजगीर सुरक्षित सीट पर यादव और कुर्मी वोटरों का दबदबा है। बीजेपी के सत्यदेव नारायण आर्य 7 बार इस सीट से जीत चुके हैं। राजगीर सीट
2015 में जेडीयू ने जीती थी, लेकिन तब उसे आरजेडी के यादव वोट बैंक का साथ मिला था। इस बार लेफ्ट पार्टियों के कार्टर वोट के मिलने से आरजेडी यहां कंफर्टेबल दिख रही है। हिल्सा सीट पर यादव और कुर्मी वोटर्स का दबदबा है। नीतीश के लिए लड़ाई कांटे की है। इस्लामपुर सीट पर कुर्मी और यादव वोटर सबसे ज्यादा हैं। यहां भी कड़ा मुकाबला है। अस्थामा सीट कुर्मी बहुल है, साथ ही यहां स्वर्ण वोटर अच्छी खासी तादाद में हैं। कुर्मी और कुशवाहा वोटर के साथ जब सवर्ण और महादलित वोटर मिल जाते हैं तो नीतीश कुमार का विनिंग फार्मूला तैयार होता है। नालंदा इस फार्मूले की पहली प्रयोगशाला थी। महिलाओं के वोट यहाँ पर नीतीश के लिए टॉपअप का काम करते हैं, लेकिन इस चुनाव में नीतीश कुमार का ये समीकरण बिगड़ गया दिखता है। कुशवाहा वोटर नीतीश से दूर होते दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ एलजेपी ने महादलित और सवर्ण वोट बैंक में सेंध लगा दी है। एग्जिट पोल की माने तो हर जाति के यूथ ने नीतीश के मुकाबले तेजस्वी पर ज़्यादा भरोसा जताया है और इसका असर नालंदा में भी देखने को मिल सकता है। नीतीश कुमार अपने होम टर्फ पर कितनी मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका दूसरा सैंपल टेस्ट हमने बाढ़ की मोकामा सीट पर किया। बाढ़ नीतीश कुमार का दूसरा गढ़ है। बाढ़ ने ही नीतीश को लोकसभा पहुंचाया था और वे एक केंद्र में मंत्री बने थे। यहाँ की मोकामा सीट भूमिहार बहुल है, जो बीजेपी के कोर वोटर बैंक में शामिल है। तेजस्वी यादव ने मोकामा से अनंत सिंह को टिकट देकर नीतीश का सारा समीकरण बिगाड़ दिया। बाहुबली अनंत सिंह जेल में है। वो चुनाव प्रचार के लिए एक दिन भी बाहर नहीं आ पाए, लेकिन अनंत सिंह की जीत का कॉन्फिडेंस देखिए। पटना में उनके घर में रसगुल्ले छन चुके हैं, लड्डू बनकर तैयार हैं। अनंत सिंह के घर पर जीत वाली पार्टी की पूरी तैयारी हो चुकी है। आरजेडी के नेता कार्यकर्ता सरकार बनने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं और तैयारियां भी शुरू हो गई। आप देखिए, ये अनंत सिंह का घर है। आरजेडी के टिकट पर मोकामा से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनके घर पर लोगों के खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। सब्जी यहाँ पर तैयार की जा रही है। आप देखें, यहाँ पर सब्जी जो है काफ़ी रखी हुई है और यहाँ भी आप देखें कई तरह की मिठाइयाँ बन रही है। पूरी तरह से आश्वस्त हैं आरजेडी के नेता, महागठबंधन के नेता कि एग्जिट पोल में जो दिख रहा है वैसा ही होने वाला है और इसको लेकर घरों पर तैयारियां कितने बड़े स्तर पर हो। आप देखिए, ये देखिए, ये जो आपको दूध दिखाई दे रहा है, मिठाइयों की तैयारी है। यहाँ पर हमारे साथ हैं अनंत सिंह के लोग, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि क्या पूरी तरह आश्वस्त हैं कि जो एग्जिट पोल में है वैसा ही होगा, तभी तो इतनी बड़ी तैयारी? देखिए, विधायक जी का तो तैयारी हर समय रहता है। हम लोग इसलिए आश्वस्त हैं कि जनता हम लोग के साथ रही है। आप देख रहे होंगे कि हमारे माननीय जो तेजस्वी यादव जी हैं, अकेले कितने लोगों को पानी पिला दिए। वो जनता जो है सो कि उनके साथ था और कल जो है सो कि महागठबंधन की जो रिजल्ट आएगी ना सर, वो सारे लोग जो विरोधी लोग देख के हतप्रभ हो जाएंगे। जीत से पहले जीत के जश्न की ऐसी तैयारी सिर्फ बिहार में हो सकती है। जनता इतना जन सैलाब उमड़ा हुआ है कि नीतीश कुमार को तो खुद रिपोर्ट कार्ड कल जनता देने जा रहा है। ये बताइए सर, दो ऐसे कारण जिसमें कि आपको लगता है कि आपकी सरकार बन रही है। दो कारण। पहला तो बेरोजगारी है। हाँ। पूरे तरीके से। हाँ। पलायन है लोग। हाँ। किस तरीके से 15 साल को अंधकार में डालने का काम हुआ। हाँ। और नीतीश कुमार जी कितने घोटाले करके बैठे हुए हैं। हाँ। वैसे तैयारी तो बीजेपी ने भी की है। पटना में केसरिया लड्डू भी बांध दिए गए हैं। एग्जिट पोल बिहार की सत्ता से एनडीए की विदाई का अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी अपना गढ़ बचा सकती है। बीजेपी के गढ़ का सैंपल टेस्ट हम थोड़ी देर में करेंगे। उससे पहले चलते हैं सारण, जो एमवाई समीकरण का सेंटर है और लालू का गढ़ है। सारण ने बिहार को लालू यादव समेत 5 मुख्यमंत्री दिए हैं। सारण में विधानसभा की 10 सीटें हैं। एकमा, मांझी, बनियार, तरैया, मढ़ौरा, छपरा, गरखा, अमनौर, परसा और सोनपुर। लगभग सभी सीटों पर यादव वोटों का दबदबा है, जिन्होंने तेजस्वी यादव के लिए जोरदार वोटिंग की है। एकमा सीट पर ब्राह्मण, राजपूत और यादव, मांझी सीट पर राजपूत, यादव, ब्राह्मण, बनियार में राजपूत, यादव और मुसलमान, तरैया में यादव और राजपूत, मढ़ौरा में मुस्लिम, यादव और राजपूत, छपरा सीट पर यादव, राजपूत और मुसलमान, गरखा सुरक्षित सीट पर रविदास, पासवान और मुसलमान, अमनौर में ब्राह्मण, राजपूत और यादव, परसा में यादव, ब्राह्मण और राजपूत, सोनपुर में यादव और राजपूत वोटर जीत और हार डिसाइड करेंगे।
जातिगत समीकरण की बात करें तो MY का समीकरण तेजस्वी के लिए इंटैक्ट है। ब्राह्मण और राजपूत वोटर बीजेपी के साथ दिख रहा है, लेकिन जहां भी जेडीयू का कैंडिडेट है वहां बीजेपी के वोटरों में जोश नदारद है। परसा सीट पर लालू के समधी चंद्रिका राय जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक यादव वोटर पूरी तरह तेजस्वी के पीछे लामबंद है। यादव और मुस्लिम वोटर्स की लामबंदी वैसे तो पूरे बिहार में है, लेकिन सारण और वैशाली जिले इसके गढ़ हैं। यहाँ यादव वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। इन जिलों में यादव और मुसलमान विनिंग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इन तबकों को लग रहा है कि इससे बेहतर मौका सरकार में लौटने का दोबारा नहीं आएगा। सारण जिले में 10 लाख नौकरियों का वादा भी खूब चला। यूथ ने अक्रॉस द कास्ट लाइन तेजस्वी को वोट किया है। वैशाली लालू का दूसरा गढ़ है, जहां विधानसभा की 8 सीटें हैं। सभी सीटों पर यादव वोटर्स नंबर में सबसे ज्यादा हैं। उनके साथ राजपूत और भूमिहार वोटर डिसीजन मेकर होते हैं। तेजस्वी यादव इसी वैशाली के राधोपुर से चुनाव मैदान में हैं। इंडिया टीवी के रिपोर्टर ने कई बार राधोपुर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट दी है। विकास की रोशनी भले ही राधोपुर नहीं पहुंची हो, लेकिन जातीय गोलबंदी ऐसी है कि लालू का किला इस बार भी कोई फतेह नहीं कर सकता। कि जैसे बाकी चुनाव में होता है, आपने देखा होगा कि 2014 के बाद देश के अलग अलग राज्यों में जो चुनाव हुआ, वहां नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी जो है एजेंडा तय करती थी, और वो एजेंडा जो है कम्युनल एजेंडा होता था। बिहार माने पहला राज्य है जहां उनका कम्युनल एजेंडा चल नहीं पाया, और बेरोजगारी जैसा एक सेकुलर एजेंडा पर बिहार के हर तबके का समर्थन जो है तेजस्वी को मिला है। बिहार में लालूगढ़ की बात करें तो सीमांचल के 4 जिले अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज की खास जगह हैं। यहां मुसलमानों की बड़ी आबादी है, जो लालू के नाम पर तेजस्वी के पीछे खड़ी दिख रही है। सी वोटर के एग्जिट पोल में तेजस्वी को सीमांचल की 12 से 15 सीटें मिल रही हैं। वहीं एक्सिस के एग्जिट पोल में तेजस्वी सीमांचल की 15 सीटें जीतते दिख रहे हैं। किशनगंज में 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है। किशनगंज लोकसभा सीट में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। किशनगंज, कोचाधामन, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, अमौर और बैसी। 2015 के चुनाव में आरजेडी के समर्थन से यहां कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया था। तब जेडीयू भी महागठबंधन में थी। 2020 के चुनाव में अलायंस के पार्टनर बदले तो वोटरों का समीकरण भी बदला। बदले हुए समीकरण में असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज में जोरदार प्रचार किया, लेकिन एग्जिट पोल के डेटा से पता चलता है कि मुस्लिम वोटर्स ने ओवैसी को नकार दिया है। एग्जिट पोल से पता चलता है कि 79% मुसलमानों ने तेजस्वी के नाम पर बटन दबाया। सीमांचल के किशनगंज में वोटों का ये पोलराइजेशन ज्यादा भी हो सकता है। हालांकि काउंटर पोलराइजेशन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर काउंटर पोलराइजेशन होता है तो बीजेपी और जेडीयू को फायदा हो सकता है। ऐसे में युवा वोटर्स डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। अब लौटते हैं इन केसरिया लड्डुओं की ओर। अगर एग्जिट पोल सही होने जा रहे हैं तो बीजेपी के खेमे में लड्डू क्यों बन रहे हैं? बीजेपी का दावा है कि असली नतीजे एग्जिट पोल से अलग होंगे, जीत उसे ही मिलेगी, इसीलिए लड्डू की तैयारी बेकार नहीं जाएगी। हमारे साथ हैं बीजेपी के सीनियर लीडर नंद किशोर यादव। नंद किशोर जी, एग्जिट पोल में जो दिख रहा है, धड़कनें काफी बड़ी होंगी। नहीं, कोई धड़कन नहीं बड़ी है। हम लोग बिहार की जनता की नब्ज पहचानते हैं और मुझे बिहार की जनता पर पूरा भरोसा है। चुनाव परिणाम जब पूरा आएगा तो आप दिखेगा आपको एनडीए की सरकार ही बनेगी। अच्छा, आप आश्वस्त हैं एनडीए की सरकार बनेगी? बिल्कुल, लोगों ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया है। लोग किसी भी हालत में 15 साल के उस राज्य को वापस नहीं आने देना चाहते हैं, और इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद फिर से एनडीए को मिलेगा। पार्टी के दावों को किनारे रखकर बीजेपी के गढ़ की ओर देखते हैं। शहरी वोटर, ब्राह्मण वोटर, राजपूत भूमिहार वोटर, कायस्थ और वैश्य वोटर और ओबीसी माइनस यादव वोटर, इन सबको मिलाकर बनता है बीजेपी का कोर वोट बैंक। इस वोट बैंक में महिला वोटर के मिल जाने से शहरों में बीजेपी का विनिंग फॉर्मूला निकलता है। पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, आरा और बक्सर जैसे गढ़ों में बीजेपी का ये वोट बैंक टूटा नहीं है। तेजस्वी कैंप चाहे जो दावे करे, एग्जिट पोल के मोटे मोटे अनुमान चाहे जो बताएं, शहरों में बीजेपी बिहार की सबसे ताकतवर पॉलिटिकल फोर्स है। उसकी ये ताकत इन चुनावों में भी बरकरार है।
कोई सोच नहीं सकता था कि 31 साल की उम्र का लड़का बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है। अब भी फुल एंड फाइनल फैसला आना बाकी है। करीब करीब सारे एग्जिट पोल तेजस्वी यादव की सरकार बना रहे हैं। आज तेजस्वी का जन्मदिन भी है। पटना में अभी से पोस्टर चिपक गए हैं। बर्थडे गिफ्ट में सिंहासन मिलने की भविष्यवाणी कर दी गई है। अगर ऐसा हुआ तो इसके पीछे लालू की विरासत और तेजस्वी की नई तरीके वाली सियासत वजह बनेगी। बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिन आए, तुम जियो हजारों साल, साल है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तेजस्वी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये दुआएं लालू के लाल के लिए की जा रही हैं। आज 31 साल के हो गए हैं तेजस्वी। समर्थक बहुत जोश में हैं। तेजस्वी ने बीपीएल में यानी बिहार पॉलिटिकल लीग में गजब की बल्लेबाजी की है। लेकिन एग्जिट पोल ने नतीजों की भविष्यवाणी कर दी है। महागठबंधन मैच जीत चुका है। एग्जिट पोल के प्रेडिक्शन कहते हैं कि मैन ऑफ द मैच तेजस्वी ही बनेंगे। उन्हीं के राज तिलक की संभावना सबसे ज्यादा प्रबल है। जो व्यक्ति 15 साल में कारखाना ना दे पाया, नौकरी ना दे पाया, गरीबी दूर ना कर पाया, भूखमरी नहीं मिटा पाया, तो वो व्यक्ति अगला 5 साल भी कोई काम करने वाला नहीं। 15 साल बहुत होता है। आईपीएल में 2008 से 2012 तक दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम में क्रिकेट खेलने वाला ये क्रिकेटर इतना मैच्योर कैसे हो गया, उसकी एक छोटी सी झलक देख लीजिए। फिर तेजस्वी की पूरी पॉलिटिक्स को समझाएंगे, जिसने बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट के कैलकुलेशन को फेल कर दिया। हमारे पलटू चाचा अपने विचार का सौदा करके आप देखिएगा कि पहले उनका डीएनए खराब था, अब मैच कर गया। बीजेपी की परिभाषा देते थे, बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। अब पता नहीं सृजन घोटाले का डर था तो पलटी मार दी। लेकिन हम तो इतना कहेंगे कि नीतीश जी कम से कम आपके राज में, आप भले ही मुख्यमंत्री हो, चोर दरवाजे से बन गए, आप चीफ मिनिस्टर मत बनो, चीफ मिनिस्टर बनो, जो स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर की, अगर बीजेपी के लोग अगर दंगा फसाद करते हैं तो डू नॉट सपोर्ट देम। साल भर पहले तेजस्वी जब आपकी अदालत में आए थे, उसी समय जाहिर हो गया था कि वो पॉलिटिकल तौर पर बेहद परिपक्व हो गए हैं। उनके बयानों में लालू की तरह विरोधियों पर जहां कड़ा तंज था, तो हद से ज्यादा आक्रामकता भी दिखी थी। बहुत से लोग जानना चाहते होंगे कि आखिर तेजस्वी में ऐसा क्या है जो बिहार की जनता की पसंद बन गए। लालू यादव की विरासत को संभालना तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं था। तेजस्वी यादव को आरजेडी पार्टी के अंदर जगदानंद सिंह और अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे बड़े नेताओं का भरोसा जीतना था। पार्टी के अंदर तेजस्वी यादव के एक्सपेरिमेंट को भी स्वीकार्यता दिलाना एक बड़ी चुनौती थी। तेजस्वी यादव ने इन सभी को बखूबी से निभाया और पार्टी में एक मजबूत नेता के तौर पर उभर कर सामने आए। 2015 में जेडीयू आरजेडी की सरकार बनी। राधोपुर से तेजस्वी पहली बार विधायक बने। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ। डिप्टी सीएम बने। इस वक्त तक तेजस्वी अपने पिता लालू यादव की सियासी छाया से निकल नहीं पाए। डिप्टी सीएम का ताज ज्यादा दिन तक माथे पर नहीं रह सका। 20 महीने के अंदर ही राजनीति ने करवट ली। तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सीएम नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ चल दिए। आरजेडी के लिए बड़ा सियासी नुकसान था, लेकिन खुद तेजस्वी के लिए मौका। ये वही वक्त था जब तेजस्वी क्रिकेट की पिच से हटकर राजनीति की पिच पर शॉट्स लगाना सीख रहे थे। आप एक बात समझिए, क्या क्रिकेट से आना बुरी बात है? ये प्रोफेशनल फील्ड है। क्या बॉलीवुड से आना कोई बुरी बात है? मतलब राजनीति में कहाँ से आनी चाहिए? यानी उनका कहने का मतलब कोई डॉक्टर भी नहीं आ सकता, कोई इंजीनियर भी नहीं आ सकता। ये तो इतने अनुभवी नेता हैं, देश के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। हो क्या गया नीतीश जी को?
महागठबंधन टूटने के बाद तेजस्वी ने विधानसभा में पहली बार बतौर प्रतिपक्ष नेता का भाषण दिया था। उस भाषण में तेजस्वी के अंदाज से पता चल गया था कि आरजेडी को संभालने वाले नेता का उदय हो चुका है। जितने युवा, हम जैसे युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं, जो स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं, जो अपने राज्य का विकास करना चाहते हैं, देश को प्रगति के ओर ले जाना चाहते हैं, वो आज दुखी होगा, उदास होगा, मायूस होगा कि देखो नौजवान को मोहरा बना करके कोई अपनी छवि बनाने में लगा हुआ है, कोई अपनी राजनीति चमकाने में लगा हुआ है। ये बिहार की जनता और देश का नौजवान ये देखने का काम कर रहा है। इसका जवाब आप लोगों को, बिहार की जनता और देश की जनता को देना पड़ेगा। देखिए भाई, कुछ अब पता नहीं कोई क्यों नहीं सिखाता। अब्दुल बारी सिद्दीकी यहीं बैठे हुए भाई, कुछ तो अनुभव। एक मिनट सुनो बाबू, एक बात समझो, बात समझिए। राजनीति में लंबा कैरियर है, लेकिन एक बात जान लीजिए, इस तरह की चीजों को बहुत प्रमुखता से बोलना सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की बात हो जाती है। इसलिए प्लीज ऐसी बातों को नहीं बोलना चाहिए, ये अफवाह उड़ती है। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ज़्यादातर एग्जिट पोल में उनकी लहर बताई जा रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि तेजस्वी अपने जिस पिता से सियासत की दांव पेच समझ और सीख रहे थे, उस पिता को जेल जाना पड़ा। परिवार के लिए तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन तेजस्वी ने इस मौके को भुनाया, मेहनत की। राजनीति के फ्रेशर तेजस्वी ने सियासत के पके चावल नीतीश और मोदी की मजबूत बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। कल नतीजे आ रहे हैं। माना जा रहा है कि नीतीश के 15 साल के अनुभव पर तेजस्वी भारी पड़ने वाले हैं। तेजस्वी ने इम्तिहान दर इम्तिहान खुद को बड़ा किया है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को मात देने के लिए पूरी प्लानिंग की, पॉइंट दर पॉइंट हमला किया। तेजस्वी का सबसे पहला दांव था बेरोजगारी। पहला दांव, एक सिग्नेचर पर 10 लाख नौकरी। तेजस्वी ने चुनाव से पहले बिहार की जनता की नब्ज को पकड़ा। बेरोजगारी पर नीतीश की नीतियों से लोग नाराज थे, जिसको बड़ा मुद्दा बना दिया। कहा कि पहली कैबिनेट में पहली कलम से बिहार के 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। बिहार में 4,50,000 रिक्तियां पहले से ही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह विभाग सहित अन्य विभागों में राष्ट्रीय औसत के मानकों के हिसाब से बिहार में अभी 5,50,000 नियुक्तियों की अत्यंत आवश्यकता है। हमने भी संकल्प लिया है कि मुख्यमंत्री बनते मेरा अगर पहला कलम चलेगा, पहला हस्ताक्षर चलेगा, देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे एक साथ 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी, 10 लाख नौजवानों को इकट्ठे एक सिग्नेचर में 10 लाख नौकरी देने का हम काम करते हैं। 10 लाख नौकरियां देने का वादा तेजस्वी का मास्टर स्ट्रोक था, और जिसकी वजह से युवा उनकी रैलियों में भारी संख्या में आते हुए दिखे। ये युवा खुद ब खुद उनकी रैलियों में पहुंच रहे थे। तेजस्वी अपनी रैलियों में 10 लाख नौकरियां महज एक सिग्नेचर से देने की बात कर रहे थे, वहीं नीतीश कुमार इसे महज एक फरेब बता रहे थे। बावजूद इसके युवा भारी संख्या में तेजस्वी की रैलियों में पहुंचे और पसंद तेजस्वी बनते हुए दिखाई दिए। तेजस्वी का दूसरा दांव था कोरोना काल में नीतीश के खिलाफ लोगों की भयंकर नाराजगी। दूसरा दांव, कोरोना काल में लोगों की नाराजगी। कोरोना काल में प्रवासी मजदूर लौट कर आए। लॉकडाउन में दिहाड़ी कमाने वालों में नाराजगी थी। नीतीश कुमार पर बेरुखी के आरोप लगे। ये भी आरोप लगा कि लॉकडाउन के दौरान दूसरे प्रदेशों में फंसे प्रवासियों को वापस लाने के लिए नीतीश सरकार ने बहुत कम काम किया। यहाँ तक कि वापस लौटने के बाद उन्हें रोकने के लिए खास इंतजाम नहीं किए गए। प्रवासियों और उनके परिवारों में नीतीश कुमार को लेकर गुस्सा थी, क्योंकि नीतीश कुमार प्रदेश से बाहर रह रहे लोगों से ये अपील कर रहे थे कि वो वहीं रुक जाएं, बिहार वापस ना आए। जबकि इसी दौरान यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रदेश से बाहर रह रहे लोगों के लिए स्पेशल बसें चलाई थी। इस बात से प्रवासियों के मन में गुस्सा आया कि कहीं ये सरकार हमें बाहर अपने हाल पे ही तो नहीं छोड़ना चाहती है, और तेजस्वी ने लोगों के इसी गुस्से का इस्तेमाल किया। तेजस्वी का तीसरा दांव था चुनाव से लालू यादव, राबड़ी और मीसा भारती को दूर रखना। उसकी वजह क्या थी वो भी समझ लीजिए। तीसरा दांव,
चुनाव से लालू, राबड़ी, मीसा को अलग रखा। इस चुनाव में तेजस्वी ने खुद को प्रोजेक्ट किया। पटना की सड़कों पर तेजस्वी के होर्डिंग और पोस्टर लगने लगे थे। इन तमाम बैनरों से लालू परिवार के सदस्य गायब थे, नजर सिर्फ तेजस्वी आ रहे थे। लोगों को लगा कि शायद चुनाव के दौरान पोस्टर बैनर में लालू प्रसाद यादव भी नजर आए, लेकिन तेजस्वी ने पूरे प्रचार के दौरान अपने परिवार के सदस्यों को इससे दूर रखा। राबड़ी देवी न प्रचार में दिखी, न बहन मीसा यादव। अब सवाल है कि तेजस्वी ने ऐसा क्यों किया और कैसे तेजस्वी के चेहरे पर भरोसा कायम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार लगातार लालू और राबड़ी पर हमला करते रहे। मीसा भारती का नाम भी कई घोटालों में आया। मीसा भारती 2 बार पाटलिपुत्र से चुनाव मैदान में उतरी, लेकिन दोनों बार चुनाव हार गई। तेजस्वी ने रणनीति के तहत इन तीनों चेहरों को पीछे रखा। चौथा दांव, तेजस्वी का जंगलराज के दाग से पीछा छुड़ाना। जंगलराज और चारा घोटाले के कारण लालू हमेशा विरोधियों के निशाने पर रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर सीएम नीतीश कुमार तक अपनी चुनावी सभाओं में 15 साल पुरानी बातों का जिक्र करते रहे हैं। जंगलराज कोई कौन कहा था? कोर्ट तक ने कहा ना, पॉलिटिकल कोई बात कहा था? जंगलराज का नामकरण न्यायिक हुआ था ना, आप समझ लीजिए। तो अगर किसी को मौका मिले, काम करने का कोई अनुभव है और काम करने का आइडिया है और काम करने की इच्छा है, अपना लाभ पहुंचाने की इच्छा है, तो अगर उसमें अगर कामयाब होता तो हो ही जाएगा, पुराना स्थिति पहुंच जाएगा। फिर देखिएगा क्या बुरा हाल होगा। चुनाव के पहले से ही तेजस्वी को इस बात का एहसास था। यही वजह थी कि पहले से ही वो अपने पिता लालू प्रसाद से दूरी बना रहे थे। चुनावी रैलियों में तेजस्वी लालू प्रसाद का नाम सिर्फ सहानुभूति बटोरने के लिए लेते थे। कई रैलियों में उन्होंने अपने पिता के शासनकाल के लिए माफी भी मांगी। जंगलराज के दाग से खुद को तेजस्वी कितना दूर रखना चाहते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जैसे ही एग्जिट पोल में महागठबंधन को जीत मिलती हुई दिखी, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया कि 10 तारीख को ना तो कोई हर्ष फायरिंग करेगा और ना ही किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालेगा। नीतीश को हराने के लिए तेजस्वी का 5वां दांव था सोशल मीडिया के हथियार का इस्तेमाल। लालू की ट्रेडिशनल राजनीति के साथ साथ तेजस्वी आरजेडी में सोशल मीडिया पर छाए रहे। तेजस्वी की रणनीति का ही नतीजा था। लालू भी सोशल मीडिया पर अपने समर्थकों से कांटेक्ट करने लगे। वक्त की डिमांड और सोशल मीडिया की अहमियत को तेजस्वी ने भापा और आरजेडी की लालटेन की रोशनी को ट्विटर से लेकर फेसबुक तक बिखेरने लगे। नतीजा ये हुआ कि नीतीश सरकार के खिलाफ लालू और तेजस्वी सोशल मीडिया पर जबरदस्त एक्टिव रहे। नीतीश सरकार की असफलताओं को गिनाते रहे, जिसके चलते तेजस्वी युवाओं के दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। और इस बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट किया है। क्या है यह खबर? डिटेल ब्रेक के बाद।